हेलो फ्रेंड्स, हमने अगले एपिसोड में देखा था बेसिक्स ऑफ फेमा। फेमा क्या है, कहाँ से आया, कौन से ईयर में एक्ट आया, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी है और एनफोर्समेंट टास्क किसको दिया हुआ है, ये सब क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा फेमा का जुरिस्डिक्शन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए हिरेन अभंगी, पार्टनर ऑफ अभंगी एंड अभंगी एलएलपी, सीजन्ड एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड फेमा कंप्लायंस। ये एपिसोड में हम कवर करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेमा। फेमा जो होल्डिंग ट्रांजेक्शन आप डील कर रहे हो, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ऑथोराइज्ड पर्सन कौन है, आरबीआई का रोल क्या है इसमें। तो चलो देख लेते हैं जुरिस्डिक्शंस फॉर द फेमा। फेमा एक्सटेंड टू ऑल ऑफ द इंडिया। इंडिया से कई जगह से भी फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग का ट्रांजेक्शन होता है, वहां पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का एप्लीकेबिलिटी है। ऑल्सो देर आर सम एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन। से फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी इंडिया में है और आपकी ब्रांच ऑफिस यूएस में है, तो ब्रांच ऑफिस जो वहाँ पे यूएस में है ना, वहाँ पे भी ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको कंप्लायंस करना जरूरी है। अगर कोई फॉरेन की कंपनी है और इंडिया में उसकी ब्रांच ऑफिस है, तो वो ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हम तो, हमारी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हुई है दुबई में या तो फिनलैंड में हमारी कंपनी है, हमारी तो यहाँ पे सिर्फ ब्रांच ऑफिस ही है। नहीं, आपकी ब्रांच यहाँ पे इंडिया में है तो आपको कंप्लायंस करना कंपलसरी है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। Now we are coming to the sections 3 of the Foreign Exchange Management Act. Section 3 deals about dealing in foreign exchange. आप कैसे डील कर सकते हैं, डील नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्या रूल्स है, रिस्ट्रिक्शन है, वो सभी। सेक्शन 4 होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप कितने अमाउंट तक फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकते हो, कौन से फॉर्म में होल्ड कर सकते हो, वो असेट या अकाउंट्स आप ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं, वो सभी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम हुआ है अंडर सेक्शन 4। ये सेक्शन 3 सेक्शन 4 डीलिंग एंड होल्डिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। नाउ अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 इट डील्स विथ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। फेमा में जो आपको बोलूँ ना, पूरा एक्ट ये दो ट्रांजेक्शंस पे कंप्लायंस पे खड़ा होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन करे ना, तब आपको ये तय करना है कि वेदर इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इफ इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, यू हैव टू कंप्लाई अकॉर्डिंगली। इफ इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, you have to comply accordingly. What is the current account transactions? Say for example, remittances for import payments, export payment receipt, remittances for your software renewal charges and all। ये सभी जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, आप एक्सपोर्ट का कमीशन पे कर रहे हो, इंपोर्ट का कमीशन पे कर रहे हो, तो ये सभी चार्जेस, ये जो ट्रांजेक्शन है, ये सभी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कौन से है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करके फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। फॉरेन से आप फंडिंग ले रहे हो, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया की कंपनी में, तो ये एफडीआई के तौर पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, लोन रेज कर रहे हो, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो ये फेमा, होल ऑफ द फेमा एक्ट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो पे ही कंप्लायंस आप निर्भर करता है ये फेमा। उसके बाद आता है आरबीआई। जनरली क्या है कि आप $10 लाख लेके आरबीआई के पास नहीं जाते हो कि भाई मेरे को कन्वर्ट करके आईएनआर में कन्वर्ट करो, तो ये सब एक्टिविटीज आरबीआई खुद नहीं करती है। तो वहां पे ऑथोराइज्ड डीलर, ऑथोराइज्ड पर्सन का कंसेप्ट है, जो आपने कई बार सुना होगा। जो आप कस्टम केवाईसी करते हो ना, तब आपको बोलते हैं कि भाई एडी बैंक, एडी कोड की रिक्वायरमेंट है। एडी कोड क्या है? ऑथोराइज्ड डीलर कोड। मीन्स आपका फॉरेन का पेमेंट आने वाला है, एक्सपोर्ट का, वो कौन से बैंक में क्रेडिट होने वाला है, तो वो बैंक आपको एडी कोड लेटर इश्यू करती है। एडी कोड मीन्स ऑथोराइज्ड डीलर, ऑथोराइज्ड डीलर कोड। आरबीआई ने ये सभी बैंक, मनी एक्सचेंजर से, वो सभी की एक हायरार्की है। ऑथोराइज्ड डीलर 1 कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। जो मनी एक्सचेंज होता है ना, वो भी आरबीआई ने लाइसेंस दिया होता है। वहां पे रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंसेस सब मंथली होता है। तो ये ऑथोराइज पर्सन का कंसेप्ट है। जो अथॉरिटी बैंक को दी हुई है, वो मनी एक्सचेंजेस को नहीं दी हुई है। तो ये कैटेगरी डिसाइड होती है, कैटेगरी 1, 2, 3 ऐसे। तो आप ऑथोराइज पर्सन का भी कंसेप्ट आपको सब क्लियर हो गया। और अभी आरबीआई के पास पावर्स होता है रेगुलेशंस, डायरेक्शंस, ये सभी फ्रेम करने का। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट का ट्रांजेक्शंस कैसे हैंडल करना है, इंपोर्ट का रेमिटेंसेस कैसे हैंडल करना है,
वो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, सर्कुलर देते हैं, ऑर्डर पास ऑन करते हैं, वो सभी का पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको आज बताया सेक्शन 3, सेक्शन 4 डीलिंग एंड होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज एंड ऑल। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 डील्स विथ capital account transactions, current account transactions, and we understand the proper concept of authorized person and the power of the Reserve Bank of India under section 11। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये किसी टॉपिक को मेरे को डिटेल में जानना है तो कमेंट करके बताइए, हम डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे और आपको डिटेल में ये सब अंडरस्टैंडिंग देंगे। थैंक यू वेरी मच।